नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं आज प्रोग्राम की शुरुआत करूं, आपसे अनुरोध है, निवेदन है, कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने मित्रों में, अपने परिवार में और अपने प्रियजनों में शेयर करें, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है और इसको सब तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। आज वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस हैं। आज मंगलवार है सितंबर 9 और डायरेक्ट कॉन्टेस्ट बिटवीन जस्टिस रिटायर्ड बी सुंदरेशन रेड्डी, आंध्रा से हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, इंडिया ब्लॉक उनको सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ एनडीए के नॉमिनी सीपी राधाकृष्णन जो साउथ से आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपना वोट कास्ट किया। वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट जो है जगदीप धनखड़ जी के रिजाइन करने के बाद, हालांकि इस पर भी अब काफी बवाल मचा है कि उन्होंने वाकई अपना इस्तीफा लिख के प्रेसिडेंट महोदय को सौंपा था या भेजा था या ईमेल किया था, उस पर भी एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का जब चल रहा था 21 जुलाई को, उन्होंने हेल्थ रीजंस की वजह से अपना रिजाइन कर दिया था। आज इसी पर चर्चा करने के लिए प्रफुल्ल खौलखियान साहब, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे तारुफ हमारा पहले से है, पर आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मित्र राकेश अचल जी, वरिष्ठ पत्रकार, जिनके साथ हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं और हमें लगातार गाइड करते रहते हैं, और आज हमारे साथ एक सरप्राइज गेस्ट फहद नसीम साहब, आपको बहुत बहुत सलाम है, एडिटर फोर्थ न्यूज, और आप इनको भी बहुत देखते हैं, सुनते हैं, और इनकी नॉलेज तो माशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ों पर बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं होती हैं। तो मैंने आज इनको रिक्वेस्ट की, क्योंकि मामला कुछ ऐसा था। ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन सीपी राधाकृष्णन साहब का साउथ से रिलेटेड इसलिए है कि तमिलनाडु और केरल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, और अगर आप देखें हिमाचल और पंजाब इस टाइम बाढ़ की चपेट में है। दिल्ली हरियाणा भाजपा की सरकार है, कोई बाढ़ नहीं है, सब ठीक चल रहा है। तो क्या ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद सीधा टारगेट केरल और तमिलनाडु होने वाले हैं? मैं बहुत सारे चैनलों पर बहुत सारी न्यूज इस तरीके की आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 6 महीने में प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देने पे मजबूर करने के लिए 6 अलग-अलग स्टेटों में सीआईए के एजेंट काम कर रहे हैं। उसमें पंजाब का नाम आया। भाई, जिस प्रदेश में बाढ़ है वो सीआईए का एजेंट कैसे हो सकता है? उसमें वेस्ट बंगाल का नाम आया। उसमें कहा जा रहा है कि ममता जी जो हैं वो सीआईए और जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से कुछ कर रही हैं। उसमें और स्टेट्स का नाम आया। आपने देखा प्रेसिडेंट इलेक्शन में नवीन पटनायक की जो उड़ीसा में सरकार थी, किस तरीके से उनको साइडलाइन कर दिया गया। नवीन पटनायक कल भी चर्चा में थे किसी और कारणों की वजह से। तो मैं सीधे सीधे आपके राकेश अचल जी से इंट्रोडक्शन शुरू करूंगा। राकेश अचल जी, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, क्रॉस वोटिंग होगी, कितनी होगी आज शाम को पता लग जाएगा। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी एमपीस की मीटिंग में बैठे, जिसको गले नहीं लगाते थे आज उनको गले लगा रहे हैं, आखिरी पंक्ति पे बैठ के अपना पूरा वो प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। उधर बाढ़ आई है, बाढ़ ग्रसित इलाके में आज कांगड़ा में, जिनको हिमाचल में जाना है, पंजाब में जाना है, रिलीफ पैकेज देंगे नहीं देंगे वो बात का विषय है। ये जगदीप धनखड़ जी की खुद ही कहते थे, झुका जाट टूटी खाट किसी काम का नहीं। ये तो ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक के बहुत काम आ रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? धन्यवाद। आज जी देखिए, टूटी खाट और जाट के बारे में बात करना अब आप प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि 21 अगस्त से अब हम आ गए हैं। आज 9 सितंबर। तो अब जाट साहब को तो छोड़ दीजिए, लेकिन हमें मोदी जी के बारे में बात जरूर करना चाहिए। इस चुनाव को लेकर के हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह के रहस्य वाद ने जन्म दिया कि लोग आज भी सोच रहे हैं कि धनखड़ ने इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया था, उनसे लिखवा लिया था कि कोई और दे आया था। राष्ट्रपति भवन में इस मामले में आरटीआई लोगों ने लगाई तो अलग अलग तरह की जानकारियां दी। तो अब वो सब अतीत हो गया है। असली बात यह है कि ये चुनाव में अब देखिए क्रॉस वोटिंग का कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो उसकी प्रवृत्ति है लोगों को डराने की, धमकाने की, उसका इस्तेमाल इसमें भी किया है। और जितने भी जो सांसद थे या छोटे छोटे दल थे जो एनडीए के साथ जा सकते थे, इसके यूपीए के साथ जा सकते थे, उनको डरा धमका करके इस चुनाव से ही बाहर कर दिया। उन्होंने कह दिया हम तो बाइकाट कर रहे हैं, हमें इस चुनाव से मतलब ही नहीं।
तो ये सीधे सीधे उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। हालांकि बहुत डरे हुए थे, संख्या बल पर्याप्त होने के बाद भी जितना डर पहली बार किसी सरकार के में देखा गया, तो मेरे ख्याल से वाहिद साहब इस पे ज्यादा रोशनी डालेंगे। लेकिन मुझे याद आता है कि इतना डर मैंने किसी सरकार में नहीं देखा। बल्कि जब आत्मा की आवाज की बात जब भी हुई, इंदिरा गांधी के जमाने में भी हुई, तब भी सरकार सीना तान के चुनाव लड़ी थी। और आज भी आत्मा की आवाज हुई तो संख्या इतनी थी कि सरकार को सीना तान के चुनाव लड़ना था। लेकिन सरकार डरी, सहमी। कल की रात तो पूरी कल की रात रही, डिनर स्थगित हो गए, लेकिन डोर टू डोर और व्यक्तिगत फोन पे बातें कर करके सारे मतदाताओं को आज के लिए तैयार किया गया। और आज जिस ढंग से माननीय मोदी जी ने पहला वोट डाला है, उससे लगता है कि सीपी राधाकृष्णन को कोई दिक्कत नहीं है, वो चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन विपक्षी एकता में जो ध्रुवीकरण पिछले 1.5 महीने में हुआ है, बिहार के एसआईआर के बाद से जो वोट अधिकार यात्रा निकली, या जो बंगाल की विधानसभा में आपने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा एक मुख्यमंत्री के मुंह से सुना, उस एकता में ये सेंध नहीं लगा पाए। वो एकता अपनी जगह है। मेरे ख्याल से जब शाम को मतगणना होगी तो आपको पूरे वोट दिखाई देंगे विपक्ष की अपनी जगह, वो कहीं इधर से उधर नहीं हुए होंगे। लेकिन जो हो सकते थे उनको सबको सरकार ने डरा के धमका के साम दाम दंड भेद से चुनाव से दूर कर दिया। अन्यथा ये मौका था कि जो लोग इस चुनाव से दूर हुए हैं वो इस सरकार से अपने अपमान का बदला ले लेते, लेकिन डरे हुए लोग हैं, छोटी संख्या के लोग हैं, और उन्हें मुझे लगता है प्रतिपक्ष आश्वस्त नहीं कर पाया। अगर आश्वस्त कर देता कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो मेरा ख्याल है कि वो इस चुनाव से भागते थे, मतदान में हिस्सा जरूर लेते। क्योंकि मतदान इस महत्वपूर्ण चुनाव में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का 2 ही ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव है कि हर सांसद मतदान करना चाहता है। और जिन लोगों ने इस मतदान से अपने को अलग रखा है, बहिष्कार शब्द तो मैं नहीं कहूंगा, उन्होंने कहा कि हम नहीं डालेंगे, तो उनने कोई ठोस कारण नहीं बताए। इससे साफ है कि सरकार ने उन्हें सारी रात धमकाया है, डराया है, इसलिए बेचारे वो अपने घर बैठ गए। अन्यथा उड़ीसा का मुख्यमंत्री 20 साल का, जिसका 25 साल का साम्राज्य भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके से सेंधमारी करके छीन लिया हो, उस पार्टी को भी निर्बल कर दिया, बल्कि एक तरह से तोड़ ही दिया है। उसमें तो केवल औपचारिकता बाकी रह गई है। किसी भी दिन के बचे हुए जो 6-7 सांसद हैं बीजू जनता दल के, ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गोद में बैठ सकते हैं, अगर दल बदल का कानून वानून आड़े नहीं आया तो इसलिए मैं इनकी प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। विपक्ष की इतनी एकजुटता देखने के बाद भी ये अपनी हैकड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। रस्सियां अधजली हैं, पूरी तो नहीं जली हैं, लेकिन उनकी ऐंठ नहीं जा रही है। अब वो ऐंठ मेरे को लगता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के जरिए तो नहीं जा पाएगी, लेकिन जो हमारा एसआईआर का आंदोलन शुरू हुआ है, वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई है, इस यात्रा के मार्फत सरकार की हैकड़ी आज नहीं निकली तो कल निकलेगी, कल नहीं निकली तो परसों निकलेगी। उसका बिस्मिल्लाह हो गया है। वो बिहार से जो श्री गणेश हुआ है वो अब थमेगा नहीं। भले ही हमारा जो विपक्ष है वो इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में पराजय हो जाए, लेकिन उसकी जीत पहले ही हो चुकी है। उसने सरकार को इतना आतंकित कर दिया है, इतना डरा दिया है कि उसकी जीत तो मान लीजिए, क्यों संख्या बल के हिसाब से उसे नहीं जीतना था, उसे आत्मा की आवाज पर जीतना था। अब आत्मा की आवाज मरे हुए लोग तो सुनते नहीं है, आत्मा जिनकी पर चुकी होती है वो चुनाव से किनारा कर गए, उन्होंने बहाने बना दिए तरह तरह के, तो इनको सब ईश्वर माफ करेगा। लेकिन आज की स्थिति है कि चुनाव बड़ा रोचक रहा है, रोचक चल रहा है, मतदान हो रहा है, 6 बजे के बाद गणना होगी। तो हमें लगता है कि आपको दोबारा से शो करना चाहिए इसी विषय पर कि ये हुआ तो क्यों हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से अभी पहले चक्र में इतनी बात बहुत है। जी जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इनफैक्ट दूसरा प्रोग्राम हम लोग फ़ॉलो अप करेंगे। पहला प्रोग्राम जो था वो आशंकाओं का था। कल रात को हम लोग कर नहीं पाए इस पे। प्रफुल्ल साहब, मैं आपके पास आता हूँ। उड़ीसा की बात की, उड़ीसा पीसीसी चीफ भक्त चरण दास का ये कहना है कि बीजेटी जो है वो बी टीम है बीजेपी की। और बहुत सारी ऐसी बी टीम, ए टीम, आम आदमी पार्टी को भी बी टीम बताया जाता है बीजेपी का। बीजेडी ने एब्सटेन कर लिया वोट से, उनके अपने कोई मसाइल होंगे जिसकी वजह से उन्होंने अपने वोट अपना विड्रॉ कर लिया। बीआरएस किस वजह से, आपको पता ही है, उनकी बेटी के ऊपर रुगंती जी पर केस है और अच्छा खासा केस है। ईडी सीबीआई जेल में भी उनको रखा गया, तो बीआरएस भी डरा हुआ है।
तो ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का खेल है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कई लोग अब्सटेन कर रहे हैं, कई लोग वोट कर रहे हैं, या इसमें कुछ और भी है? और इसमें जो वेस्ट बंगाल की ममता जी हैं, आपको याद होगा बहुत सारा टाइम जो आपके हमारे जो आरएसएस और बीजेपी का जो आईटी सेल प्रचार प्रसार माध्यम है, वो हमेशा बीजेडी को, बीआरएस को, आरजेडी को, एसपी को कहते हैं कि सब कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां हैं, पर अपनी अपनी स्टेट्स में अच्छा काम कर रही हैं। ममता भी पहले कांग्रेस में थी, आरजेडी भी, लालू यादव वगैरह भी, और आपके समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तो खैर चलिए वो समाजवाद से निकले। तो मेरा आपसे सीधा सीधा पूछना ये है कि जब बीजेडी और बीआरएस अपने दम पर खड़े हैं और ममता दीदी की तो अपनी सरकार है वेस्ट बंगाल में, तो फिर इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है? ये टीम ए, टीम बी, टीम सी, असली मुद्दा क्या है प्रफुल्ल साहब? जी नमस्कार, और आपका नमस्कार। आभार कि आपने अपने चैनल से जुड़ा। थैंक यू और सर। वाहिद साहब के साथ और राकेश सचल जी का सानिध्य तो मिलता रहता है, आज भी मिला, अच्छा लगा। देखिए, जहां तक ये कहने की बात है कि एक सब कांग्रेस से निकले हुए हैं, तो खुद हेडगेवार कांग्रेस से निकले हुए हैं, तो ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं होता है कि कौन कहां से निकला है। लेकिन हाँ, आपकी बात इस अर्थ में सही है कि वे इस तरह का आरोप लगा करके एक दूरी क्रिएट करने की, दूरी बनाए रखने की कोशिश तो करते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन को एक जीत तो इंडिया गठबंधन को हासिल हो चुकी है, और वो जीत यह है कि उसका अपना गठबंधन अटूट है, उसमें कोई किसी तरह का ये नहीं दिखने में आया। दूसरी ये हासिल हो चुकी है कि इंडिया गठबंधन में जो सीधे सीधे शामिल नहीं है, वे भी विपक्षी गठबंधन के नाम पर इंडिया गठबंधन के साथ हैं। एनडीए को, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक जो गठबंधन है, एनडीए को यह बात हासिल नहीं है कि जो एनडीए के साथ नहीं है, जो एनडीए में नहीं है, उनमें से कोई एनडीए के साथ हो, ऐसा तो कोई मुझे दिखा नहीं। दो और लोगों ने बहिष्कार किया है, पंजाब की दो पार्टियों ने बहिष्कार किया है, दो लोगों ने, जो इनका नजदीकी, जिनका इतिहास उनको अलगाववादी बताता है। तो मुझे यह सोचते हुए या बोलते हुए अच्छा लग रहा है कि आतमजीत सिंह जी के इस शो पर मैं आत्मा की पुकार के वोट के संदर्भ पर चर्चा कर रहा हूँ, यह बड़ी बात है। तो आपसे बेहतर आत्मा के खेल को कौन नहीं जानता है। राकेश सर ने बिल्कुल सही कहा कि डराने धमकाने का जो खेल है, जो सारा रात दिया जलाया है इन्होंने और डराया धमकाया है, जो शाम का भोज कैंसिल हुआ था, पता नहीं किस डर से कैंसिल हुआ हो कि कहाँ ले जाएंगे, कहीं दूसरी जगह रखेंगे, उसके बाद आने देंगे कि नहीं आने देंगे, कि सुबह तक वहीं रहना होगा। तो लेकिन सुबह में लोग हाजिर हुए। लेकिन डराने धमकाने के इस खेल को अगर उतनी सफलता मिली होती तो मेरा ख्याल है कि ये लोग वोट करते। अब वोट करते, अब अपना मतदान करते और जो उनके कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में करते। मतदान जब आप नहीं करते तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि आधा आधा आपने दोनों को दे दिया, क्योंकि दो ही कैंडिडेट हैं। अगर 10 लोगों ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब 5 इसको दिया, 5 उसको दिया। तो ऐसे मामले में इनको डराना धमकाना इनका कामयाब रहा है। इन्होंने यह सुनिश्चित सिर्फ किया है कि इन्होंने इंडिया गठबंधन के या विपक्ष के, वो भी विपक्ष के अब उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के नहीं, और न कांग्रेस के, क्योंकि उनकी उम्मीदवारी की पृष्ठभूमि ही यही है कि पहले तो कांग्रेस ने सोचा था कि जगदीप धनखड़ की जिस ढंग से विदाई हुई, वे तो एकलव्य थे। एकलव्य के बाद अगर आरएसएस के असली आदमी आ रहे हैं तो इनका विरोध करना चाहिए, यह जरूरी हुआ। लेकिन ममता बनर्जी ने ही यह शर्त रखा कि फिर वह किस दल से संबंधित हो, तो उसे किसी दल के बिना, किसी दल के बाहर, राजनीतिक पार्टी से बाहर का आदमी होना चाहिए। तो इस क्रम में जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं, उनकी पहचान की गई, जिनका अपनी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि उस ढंग की नहीं है। देखिए, इस देश में अब तो काफी अनुभव हो गया, इस देश को लोकतंत्र के चुनावों का। जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस समय सर कांग्रेस विरोध की राजनीति में उसकी सरकार आई जनता पार्टी की,
और उस विरोध की राजनीति सिर्फ इस बात पर टूट गई जो आरएसएस की दोहरी सदस्यता के नाम पर टूट गई। इस बार भी जो गैर कांग्रेसवाद का नारा था, अभी गैर भाजपावाद का समय आ गया है। इस बार भी जो भाजपा को इस समय में 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो समर्थन मिला वह कांग्रेस के विरोध का है और उसमें सब लोग एक अलग हो गए। और फिर इस बार यह समर्थन टूटेगा, यह राजनीति टूटेगी आरएसएस के नाम पर। तो क्योंकि ये आप कांग्रेस का विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का विरोध करने के लिए जैसे ही आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संस्था का साथ लेते हैं, आप अपने आप को खतरे में डाल लेते हैं और ये राजनीति बहुत चलती नहीं। यह बात दोबारा दूसरी बार ये बात सिद्ध होने जा रही है भारतीय लोकतांत्रिक अनुभव में। तो आज जिस ढंग से खड़गे और गडकरी जी दोनों हाथ में हाथ डाले हुए वोट डालने के लिए आए, उनकी देह भाषा को पर जरा सा गौर किया जाए तो यह लगेगा कि गडकरी जी का भी भारतीय जनता पार्टी में उनकी क्या स्थिति है। जब भी वे थोड़ा अगर जगमगर होते हैं, जरा सा वो कुलबुलाते हैं, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उस समय में दोबारा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष न बने उसके लिए इन्हीं जोड़ियों ने क्या क्या नहीं किया और उनको दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने दिया। और अभी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो सत्ता के इतने प्रिय हैं कि 2 बार तो ये रह ही चुके और उसके बाद लगातार ओवरफ्लो कर रहे हैं। उनके अपने तथाकथित संविधान में संशोधन भी किया गया और ये अध्यक्ष बने हुए हैं और बीच बीच में बोलते भी रहते हैं और लोकल फॉर वोकल नहीं, अपने लिए कभी कभी वोकल हो जाते हैं, वो विदर्भ की खासियत है। तो जो इसमें क्रॉस वोटिंग होगी, हालांकि उन्होंने कहा है, सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि उनको यकीन क्रॉस वोटिंग पर नहीं बल्कि विवेक पर है, आत्मा की पुकार पर है। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होगी तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी, क्योंकि जो घटक दल है वो फिर भी कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं बार्गेनिंग करके इस अल्पमत सरकार में। लेकिन मैंने समर्थन वाली सरकार से, चाहे नायडू हो चाहे नीतीश कुमार जी हो, कुछ बिहार पैकेज, कुछ अमरावती आदि आदि, लेकिन जो पार्टी में है वो तो अपने संसदीय क्षेत्र के लिए अपने लोगों का काम तक नहीं करवा पाता है। वो मंत्रियों के पास पहुंच नहीं पाता है, पहुंचता भी है तो मंत्री हाथ खड़े कर देते हैं उस सांसद के सामने कि कुछ नहीं हो सकता है, जो होगा पीएमओ से होगा। और पीएमओ तक तो पहुंचना, आवाज पहुंचाने की हिम्मत तो कई मंत्रियों में भी नहीं है, सांसदों की तो बात ही रहने दीजिए, क्योंकि वहां सीधा टका सा जवाब मिलता है कि जिताकर हम लाए हैं, जो होगा सो दूसरे चैनल से काम होता है, ये जनप्रतिनिधि नाम के होते हैं। तो जो वहां पर इस बार व्हिप में ये शामिल है कि व्हिप से ये सुविधा है इनको कि इनकी आत्मा की मुक्ति का भी रास्ता इसमें है। दूसरी को इसलिए मुझे लगता है कि वहां से क्रॉस वोटिंग होगी तो घटक दलों से न होकर के बीजेपी खुद से होगी, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हुआ। और इधर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये जो वोट नहीं देंगे हमारे लोग, ये अगर पार्टी ने कहा है तो ये व्हिप ही हुआ एक तरह का, जबकि व्हिप इसमें नहीं चल सकता है। इसीलिए व्यक्तिगत स्तर पर कोई वोट दे नहीं दे ये उसका फैसला हो सकता है। पार्टी अगर कोई निर्देश जारी करती है ऑफिशियली, हालांकि ऑफिशियल नहीं हुआ होगा, तो वह गैर कानूनी ही होगा और संवैधानिक भावनाओं के विपरीत जाकर के ही इसमें एब्सेंटिंग की भी घोषणा हो सकती है। सर अभी इस राउंड में इतना ही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आपने ब्रीफ, बहुत अच्छा एक परिदृश्य जो है वो बताया और हमारे जो दर्शक हैं वो समझ पाएंगे इस बात को। मैं वाहिद साहब के पास आता हूँ। वाहिद साहब, आज इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी साहब ने ये कहा कि मुझे कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं जीत जाऊंगा और मैंने क्रॉस वोटिंग की बात तो कभी की नहीं, क्रॉस वोटिंग की ज़रूरत हमको नहीं है जीतने के लिए चुनाव। ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन ये है कि शायद क्रॉस वोटिंग ना हो। तो जाहिर तौर पर अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होगी तो राधाकृष्ण साहब इलेक्शन ये जीत जाएंगे। क्या उन्होंने इस इलेक्शन को वॉक ओवर दे दिया है? पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे, जो इम्पोर्टेंट सवाल, आज का जो मूल मुद्दा मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, ऑपरेशन साउथ सून आफ्टर वीपी इलेक्शंस, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, इसके क्या मायने? जी वाहिद साहब। जनाब, यही तो मैं सबसे पहले तो आदरणीय अचल जी, प्रफुल्ल जी और आपको मेरी तरफ से नमस्कार कबूल करें और आपके तमाम दर्शकों को मैं उन्हें भी नमस्कार करता हूं। शायद आपके चैनल पे पहली बार हूं, तो आपने याद किया उसके लिए शुक्रिया। जनाब, दरअसल हम लोग जब बात पकड़ते हैं ना,
हम लोगों को एक ऐसी राजनीति में उलझा के रख दिया जाता है जहां हमारा मीडिया मजबूरन इनके उसी टॉपिक पर चर्चा करता है जो ये चाहते हैं। असल मुद्दे से पूरे के पूरे मीडिया को भटका दिया जाता है। और मीडिया की अहमियत क्या है, इस पर मैं आत्मजीत सिंह जी जो है अपनी कुछ बात आज ताज़ा अपडेट आपको देना चाहता हूँ। ताज़ा अपडेट ये है कि अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के 22 देशों के साथ जो एक बाइडेन के काल में जो एक संधि थी मीडिया शेयरिंग को लेकर, मीडिया काउंटर को लेकर, उसे आज रद्द कर दिया है। GEC के नाम से जो ये चलाते थे, इनके पहला कदम उसे बताकर इन्होंने क्या किया है कि टैक्स पेयर का पैसा है जिसे हम लोग जो है वो कम से कम टेररिज्म, एंटी टेररिज्म के नाम पर लॉबिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। और जो कुछ हम कर रहे थे तो उसको पूरी तरह से आज रद्द करने का मतलब क्या है कि सोशल मीडिया या मीडिया पे और इंटरनेट के जरिए जिस तरीके के रोक पर अरबों रुपए की फंडिंग होती थी, डॉलर्स की फंडिंग होती थी, उसको रोक दिया है ट्रंप ने। तो आप इसे हल्के में ना लें, और हम लोग इसे क्या करते हैं, हल्के में लेते हैं। जो नेपाल में इस वक्त 19 लोगों की मौत हो चुकी है, आपको पता है कि बवाल हुआ है। ये सारी कहानी जो ग्लोबल साउथ या साउथ इसके बाद का जो आप असल मुद्दा करना चाहते हैं, इस पे मेरे ख्याल से अचल जी ने और प्रफुल्ल जी ने बहुत वाजे कर दिया है जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है उसको लेकर। मगर हमें शायद उसी मुद्दे पर बात कर लेनी चाहिए जो तमिल में जो कुछ हो रहा है। आपसे ऑफ स्क्रीन मेरे ख्याल से जिस बात पे चर्चा हुई, मैं कि आपका प्रोग्राम लंबा ना हो जाए, ब्रीफिंग थोड़ी सी मेरी लंबी हो जाती है, तो मैं डोनाल्ड लू की आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी। तो बात यह है कि डोनाल्ड लू को लेकर जिस तरह की चर्चा ऑफ स्क्रीन हमने की और जिस तरह की चर्चा की जा रही है कि तमिल सरकार जो है वो डायरेक्ट वहां से US से फंडिंग ला रही है अपने उसको लेकर जो ऑपरेशन की बात की जाएगी, तो सवाल ये उठता है साहब, ये जो हुकूमत है वो खुद अमेरिका की तरफ झुकी जा रही है और इसकी टेक्निकल मजबूरी है, वो एक दिन में नहीं हुआ है। आज हमारी स्थिति ये है कि हम यूरोप के साथ अगर व्यापार नहीं करेंगे तो हम ना तो ADB, IMF और वर्ल्ड बैंक 200 बिलियन डॉलर का कर्ज जो हम हर साल लेते जा रहे हैं और हमारी GDP के 50% से ऊपर निकल चुका है, इसके लिए जो हमें नए नए तरह के टैक्स अभी और लाने पड़ेंगे और पब्लिक पे बोझ बढ़ाना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा खेल पश्चिम से ही ऑपरेट हो रहा है। आप जान लें, जो नहीं जानते वो समझ लें कि मोदी जी की सरकार ने कोई बहुत बड़ी नीति कोई भी नहीं बनाई है इस देश में। एक यूनाइटेड नेशन का एक गोल है जिसे हम SDGs यानी 17 सस्टेनेबल गोल कहते हैं। वो 17 सस्टेनेबल गोल के यूनाइटेड नेशन ने जो चार्टर और जो उसके लॉबर्स ने जिनको ये रोकने की बात कर रहे हैं, जो अभी आएगी कि साउथ की सरकारें इससे लॉबिंग कर रही है, सोरस से लॉबिंग कर रही है और NGOs को जिस तरह से एक्शन लिया गया, ये वो एक दहशत थी। डोनाल्ड लू आप जानते हैं कोई एक बदनाम कैरेक्टर है कम से कम हमारे रीजन में। डोनाल्ड लू पाकिस्तान जाता है, वहां इमरान खान को उठा के जेल में डाल दिया जाता है मुनीर के हाथ में। मतलब अदृश्य तौर पर तो मुनीर के हाथ में सारी दुनिया जानती है, सरकार दे दी जाती है, वहां के प्राइम मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं है। ये डोनाल्ड लू का ही एक साइपर आया था, उसके बाद ही एक्शन हुआ। उसके बाद डोनाल्ड लू श्रीलंका की यात्रा की तो वहां पर तख्ता पलट हो गया। डोनाल्ड लू के बारे में जब आपको याद होगा कि भारत की जमीन से ही इसने कहा था शेख हसीना ने कि एक गोरा आदमी आया था, बाद में गोरे आदमी का नाम खुल के सामने आया। डोनाल्ड लू आए थे जो कह रहे थे कि जो सेंट मार्टिन बांग्लादेश से आगे एक द्वीप है ये तो वो दे दिया जाए, यानी यहाँ पर एक क्रिश्चियन स्टेट बना दिया जाए, वरना तो हम तुम्हारी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। और उसकी सत्ता को उसके बाद उखाड़ फेंका गया। तो वो डोनाल्ड लू अगर तमिलनाडु जाएगा तो निश्चित रूप से मोदी जी इसका अर्थ जानते हैं। और इसका अर्थ मतलब है कि जो रेवोल्यूशन आप जो है श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा, पाकिस्तान जैसे देश में देखा, अभी नेपाल में आप देख रहे हैं, तो वो भारत में ना हो जाए, ये सिचुएशन है। मगर एक चीज में, ये तो मैं आपको उस डाउट की बात कर रहा हूं जिसको लेकर मुद्दा उठाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीडिया कंट्रोलिंग सिस्टम को लेकर ही बात हुई है, इसमें हमें नहीं बोलना चाहिए कि इस पूरे गेम के जरिए जब वो ऑपरेट करते हैं, जिससे मोदी जी डरे हुए हैं, वो अरब स्प्रिंग के बारे में जानते हैं, वो मुर्सी की फांसी के बारे में जानते हैं, वो टूनिस के हालात के बारे में जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं इजराइल उनका घनिष्ठ मित्र है।
पर्सनल मित्र है नेतन्याहू, तो नेतन्याहू के ऑफिस से 42 बिलियन डॉलर्स का जो पैकेज दिया गया गूगल को, इस बात के लिए कि जो इजराइल के फेवर में, नेतन्याहू के फेवर में जो कंटेंट होगा वो सबको दिखाई देगा और जो उसके अगेंस्ट होगा वो दबा दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि ये सभी चीजों को इनका एक कोलैबोरेशन है, यूट्यूब है, फेसबुक है, सारे इन सब जो भी अमेरिका और इजराइल के सॉफ्टवेयर्स है, इन पर गूगल का एक कंट्रोल है। वो एडसेंस के नाम से है, एडेक्स के नाम से है, मोनेटाइजेशन के नाम से है, एनालाइजेशन के नाम से है, यानी कुल मिलाकर इन सभी सॉफ्टवेयरों में उसकी एंट्री है और वो जिसे चाहे रोक लेता है और जिसे चाहे छोड़ देता है। तो ये जो खेल हो रहा है, और ये खेल मोदी जी जानते हैं, क्योंकि आपको एक बात याद दिला दूं आपके दर्शकों को, मोदी जी का उदय शुरू होता है तब नेशनल पॉलिटिक्स में वाइब्रेंट गुजरात। वाइब्रेंट गुजरात को ऑर्गेनाइज किसने किया था? कौन सी विदेशी एजेंसी थी जिसने उसको प्लान किया था? वो थी एप्को वर्ल्ड वाइड। एप्को वर्ल्ड वाइड वो एजेंसी है जो 136 देशों में पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज करने, मैनिपुलेट करने, उन्हें जिताने हराने के कॉन्ट्रैक्ट लेती है। ये मैं नहीं कहता हूं, उनकी साइट पे जाके आप पढ़ लीजिएगा, वो डाटा मौजूद है। तो कुल मिला के वाइब्रेंट गुजरात को ऑर्गेनाइज किसने किया? एप्को वर्ल्ड वाइड ने। तो इस खेल को जब ये आदान प्रदान एनजीओ और साइपर और लोगों के आना जाना शुरू होता है, मोदी जी इस खेल को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने खेल यहीं से अपनी शुरुआत की थी और वो अभी भी चल रहे हैं। बट वो चूंकि बगावत करना चाहते हैं, इनको डिफीट करना चाहते हैं। असल कहानी ये है कि जो कुछ उन्होंने उनसे सीखा, इलेक्शन को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, ऊपर नीचे कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग जो है, मतलब कुल मिला के राहुल जी ने जो डाटा पेश किया है, वो जो दिखाया गया है, इस पर मैं तो बहुत पहले इन सब बातों की चर्चा कर चुका हूं। मगर चूंकि आप जानते हैं कि एक स्लोगन छपा था एक टाइम मैगजीन के ऊपर, एक बंदे के हाथ में गले में रस्सी थी और एक अदृश्य हाथ में जो है वो पकड़ी हुई थी, और उसका टाइटल था सिर्फ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो वो जो मैगजीन का कवर था ना, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, मुझे लगता है फिलहाल मोदी जी के एवरीथिंग अंडर कंट्रोल है। मगर इनकी लड़ाई देश में राहुल गांधी के साथ नहीं है, इनकी लड़ाई इस वक्त जो है वो विपक्षी पार्टियों से नहीं है, क्योंकि सिस्टम, माफ करना, कोर्ट से लेके एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और ये मैनिपुलेशन करने के लिए संघ ने और इन्होंने बरसों नहीं दशकों काम किया है। अब सवाल डर किस बात का है? डर उस बात का है डोनाल्ड लू का। डर उस बात का है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसी एक्सपर्ट का बयान आता है कि हमें जो है अब आ गया है, समय आ गया, भारत को डिसमेंटल कर देना चाहिए। फिर जो है ट्रंप के साथ ही धमकाते हैं कि या तो मानो नहीं तो हम तुम्हारी सत्ता परिवर्तन करा देंगे। मतलब ये जो धमकियां इनको मिल रही है उनकी तरफ से, जो इनकी सत्ता को कायम रखने में अभी तक सफल थे। और माफ कीजिएगा, एक बात और कह दूंगा, आदरणीय, अगर किसी को बात मेरी अलग लगे तो आर्गुमेंट भी कर सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं, पर मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस इस वक्त जो प्रेशर बिल्ड कर रही है वो सत्ता लेने के लिए नहीं कर रही है। उसके पीछे का बड़ा सीधा कारण ये है कि ये जो एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है, ये दबाव है मोदी जी पे उस बात का जो 11 साल इन्होंने काटे हैं अमेरिका के साथ झूठे वादे करके, जो इन्होंने हनीमून पीरियड बिताया है। इन्होंने बेसिकली, आप बयान उठा लीजिएगा, मेरी जरूरत नहीं है, आप अखबार खोज लीजिएगा, आपको भी याद होगा, सभी आदरणीयों को भी याद होगा, पेंटागन की तरफ से इसके ट्रंप के पहले कार्यकाल में बयान दिया गया भारत को लेकर, पहले कार्यकाल में भी, कि हम भारत को चाइना के खिलाफ एक पुलिस स्टेशन की तरह इस्तेमाल करेंगे। हम जो है चाइना के खिलाफ स्ट्रेटेजिकली भारत का इस्तेमाल करेंगे। फिर बेका एग्रीमेंट साइन हुआ, फिर हमने बहुत सारे क्वाड में शामिल हुए, हम जो है 5 से भी हम मदद लेते रहे। ये सब जो चल रहा था ना, ये सारी चीजें समन्वय के साथ चल रही थी। जब तक झूठ, वो जो कहानी है झूठ बोलो और जोर से बोलो, तो वो जो झूठ बोलो वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे नहीं चलता। उन्होंने पतंग को ढील दी, अब उन्होंने डोर खींच दी है। तो जो डोर खींच रही है, वो डोर जो है वो मांझा इतना सख्त है कि राहुल गांधी बिल्कुल, उनके साथ रणनीतिकार बड़े अच्छे हैं, वो जानते हैं अपने गले पे मांझा नहीं रखना है वरना कट जाएगा। तो वो करना क्या है? कांग्रेस के थिंक टैंक मेरे ख्याल से सही सोच रही है कि रशिया और चाइना मिलके या पश्चिम मिलके आपस में लड़के जब ये फैसला हो जाएगा कि सुपर पावर कौन, उसके बाद कांग्रेस सत्ता को जिस दिन चाहेगी ले लेगी। ये बात आप भी सुन लें और आपके दर्शक भी सुन लें। अभी जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, ये फार्मूला डोनाल्ड लू है। ये फार्मूला है कि आप या तो चीन के साथ लड़ो
या फिर तुम्हारा नेपाल, तुम्हारा बांग्लादेश, तुम्हारा पाकिस्तान बनाने की तैयारी है। और हर तरह से दबाव, देखिए आप जानते हैं कि चीन भी तो तेल ले रहा है ना, चीन पे आप इतना दबाव क्यों नहीं डालते? आप चीन के अलावा और भी संबंध बनाए हुए हैं रूस के साथ, नए संबंध जो है पाकिस्तान भी बनाना शुरू कर चुका है। आखिरकार ये सारी धमकियां क्यों दी जा रही हैं? सिर्फ और सिर्फ भारत को, कि आपका व्यापार रोक दिया जाएगा, आपके लोगों के वीजे बंद कर दिए जाए। अभी तक तो जो नए वीजे है वो भी उनकी तो बात ही छोड़ दी, जो लोग हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। पूरे यूरोपियन कंट्रीज में भारतीयों के खिलाफ एक गुस्सा, अभी आपने देखा होगा आयरलैंड में भी क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी क्या हुआ। ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, ठीक उस तरह जिस तरह पाकिस्तान में इमरान सरकार के ऊपर किया गया और इमरान को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। तो ये अमित शाह साहब और मोदी जी, उनका मानना है कि वो जिनकी मदद से सत्ता में आए और उन्होंने मैनिपुलेशन किया, वो उन्हें डिफीट कर सकते हैं। तकनीक में भी उन्होंने अपने बंदे तैयार कर लिए हैं, प्रेशर की काट में सोशल मीडिया अपना तैयार कर लिया है। पर एक बात आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इनको पता नहीं है, इनके पास न उतने सर्वर है, न संसाधन है, न टेक्नीशियन है। हम एक सस्ती लेबर सप्लायर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। गलत फहमी हो गई है अमित शाह साहब को और मोदी जी को। इन पर ये प्रेशर बढ़ता जाएगा, या तो ये सत्ता छोड़ के भाग जाएंगे, या फिर क्या होगा मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बिटवीन द लाइन समझ लीजिएगा। जी जी जी, वाहिद साहब आपने बड़ा एक इंटरनेशनल उसका परिदृश्य पेश किया, और चुनाव के बाद ऑपरेशन साउथ, इस पर भी हम लोग कभी बात करेंगे क्योंकि एक लंबा विषय है। राकेश अचल जी, अभी तक जो चुनाव के ताजा सर, मैं सूचनाएं हैं, एक चीज आपको एक गुस्ताखी की माफी मैं आपको बता दूं कि जब आप इस पर बात करेंगे कि ऑपरेशन साउथ क्या है, तो आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर भारत को 3 तरह से ट्रीट किया जा रहा है। उसमें से साउथ के लोगों को अलग से वो ट्रीट कर रहे हैं, उनको ना निकालने की धमकी दी जा रही है, ना उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पंजाबियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा है, उनको भी अलग से ट्रीट किया जा रहा है। और हिंदी भाषियों को एक अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है और ऐसे ऐसे नाम से पुकारा जा रहा है जो इस वक्त हमें लेना हमारे लिए ठीक नहीं है, पर भारतीयों को सोचने की जरूरत है। तो ये जो ऑपरेशन साउथ चलाएंगे, इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और विदेशों में इसके लिए क्या तैयारियां इनके खिलाफ हो चुकी है, मैं इसे देश के खिलाफ षड्यंत्र मानूंगा, चाहे वो अमित शाह जी करें, चाहे वो मोदी जी करें, क्योंकि हालात बहुत भयावह है। जो मेरे ख्याल से ये जो मीडिया बेसिकली अमेरिकी ऑपरेटेड ही है जो भारत में चलता है, इसमें वो सब चर्चाएं नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है, मैं तो रोज विदेश में ही रहता हूँ, मैं परसों भी मेरी फ्लाइट है, तो मैं तो आता जाता ही रहता हूँ, सारे जमीनी हालात मुझे पता है कि क्या चल रहा है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इनफैक्ट अभी जो आपने बात की कि किस तरीके से साउथ को डील किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ साक्षर लेबर है। अगर मान लीजिए आपके स्टालिन साहब वहाँ से इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, जर्मनी से इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं, फोर्ड को मना लेते हैं कि आप इंजन मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, इस तरीके से प्लांट को आप मत छोड़िए, क्योंकि आपको याद होगा फोर्ड ने गाड़ी बनाना बंद कर दिया था। और हमारी मिडिल क्लास जिस तरीके से खत्म होती जा रही है, विदेशी कंपनियां बाहर से सामान ला के बेचने में उनको ज्यादा आसानी लग रही है। मैं राकेश अचल जी आपके पास आता हूं, और जो बात वाहिद साहब ने की वो आज हमने एक प्रोग्राम पे 2 बजे अभी राजीव रंजन के साथ लगाया है, जिसपे हमने जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जीएसपी बेनिफिट किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं एक्सपोर्ट्स को, करीब $6 बिलियन का, वो सब इंफॉर्मेशन आप हमारे 2 बजे वाले वीडियो में देख सकते हैं। उसमें हमने विस्तार से, एफटीए देश को कंगाल करने के लिए होता है, एफटीए कभी देश को एक्सपोर्ट इनकम देने के लिए नहीं होता है। जगदीश भगवती की किताब उठा लीजिए, इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। मैं एक छोटा सा स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का, तो मैं इन बातों को देखता रहता हूँ। राकेश अचल जी, अभी जो चुनाव के जो आंकड़े हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में अभी तक 528 सांसदों ने वोट डाला है। दोपहर तक 67% मतदान हो चुका है। क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश से बी सुदर्शन रेड्डी ने खुद ही इनकार कर दिया है। तो अब मेरा सवाल सीधे सीधे ये है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन बैलेट से हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हों, नड्डा साहब हों, या हमारे अपना अमित शाह साहब हों, बैलेट में, पेटी में मतपत्र डाला जा रहा है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन मतपत्र से हो रहा है, और यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एसआईआर बिहार के बाद अब एसआईआर ऑल इंडिया पे लगी हुई है। तो क्या अब हम मान लें कि भारत की जनता अब दुआम दर्जे की नागरिक बन चुकी है? राकेश अचल जी। देखिए सिंह साहब, पहले तो मैं वाहिद साहब को मुबारकबाद दूं कि उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य
खींचा, और आज संयोग से इत्तेफाक से मैंने भी इस विषय पर अपना लेख लिखा था कि किस तरह से मीडिया के जरिए हमारे पूरे एशिया भूमंडल में एक के बाद एक अस्थिरता पैदा की जा रही है, सरकारें गिराई जा रही हैं और अपने ढंग के नेटवर्क तैयार किए जा रहे हैं। और उसमें कौन कितना आगे है इसके लिए फहरिस्त आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी कि कहाँ जहाँ इस मीडिया से जो अमेरिकी मीडिया की बात हुई है, गूगल वाली बात हुई है, उससे निपटने का एक ही तरीका कुछ लोगों के हाथ में आया कि वो उन्होंने अपने माध्यम तैयार अपने देश के लोगों को के लिए किए और इनको बंद कर दिया, तो वो थोड़े टिके हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ये क्षमता भी है। तो ये तो आने वाले दिन तो बहुत अच्छे दिन होने वाले हैं इस लिहाज से। अब बात है उपराष्ट्रपति चुनाव में बैलेट पेपर की। तो बैलेट पेपर को लेकर के इस देश में मांग तो बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन बिस्मिल्लाह हो पाया है आज उपराष्ट्रपति के चुनाव से। और इससे पहले कर्नाटक सरकार ने भी ये तय कर दिया कि वो अपने जो लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे, स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे, वो मतपत्र के जरिए करेंगे, वो उसमें ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देखिए, समझदारी इसी में है कि आप उड़ती चिड़िया के परम को गिन लें। अब जब देश में ये वातावरण बन गया, ईवीएम के खिलाफ अविश्वास का इतना गहरा वातावरण बन गया कि आपको लोग वोट चोर कहने लगे और गद्दी छोड़ने की मांग करने लगे, तो ऐसे में ये बहुत उचित समय है कि सरकार घोषणा कर दे कि अब जहां भी चुनाव होगा, चाहे बिहार में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे 2029 का आम चुनाव हो, हम मतपत्र के जरिए कराएंगे। तो इन्हें एक तात्कालिक वाहवाही मिल सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग इतने उदार मना नहीं है, क्योंकि ये नागपुर में जो प्रशिक्षण मिलता है उसमें मन को उदार नहीं बनाया जाता, मन को थोड़ा सा टाँक दिया जाता है, लिटिल कर दिया जाता है, संगदिल कर दिया जाता है। तो ये संगदिल लोग हैं, इस बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन ये आपकी एक जो सवाल था, पहले भी था, अभी भी आपने किया कि दक्षिण का इनका ये अभियान है। तो देखिए, दक्षिण में इन्हें केरल में तो पांव रखने के लिए जगह मिली नहीं, एक सीट ले दे के मिली, और उस सीट के बहाने से ये वहां क्या बना सकते हैं, क्या बिगाड़ सकते हैं, वो आपको मालूम है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, आप आंध्र में नायडू साहब की सरकार है जो आधी कांग्रेस की है, आधी भाजपा की है। ठीक है साहब। तो अब और बचा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु तो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्होंने जो आगे और लोकल पार्टियों से संबंध बनाए थे, वो यही सीपी राधाकृष्णन साहब हैं, इनकी वजह से बिगड़ गए, अगर आप याद करें तो। मैं उस संगठन का नाम लेने की जरूरत महसूस नहीं करता। तो राधा कृष्णन के जीतने से इस दक्षिण की इनकी जो रणनीति है पांव जमाने की, उसमें कोई कामयाबी हासिल होने वाली नहीं है, बल्कि इससे कटुता और बढ़ेगी। अब दक्षिण बनाम दक्षिण हो जाएगा, अभी तो उत्तर बनाम दक्षिण चलता है, अब दक्षिण बनाम दक्षिण हो जाएगा। एक इनका राधा कृष्णन होगा और सामने कौन होगा ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। हो सकता है नायडू साहब भी उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आज के जो चुनाव परिणाम है वो भारत की राजनीति को कोई नई दिशा दे देंगे, इसकी मुझे उम्मीद नहीं। वो तब होती जबकि राधा कृष्णन साहब जीत नहीं पाते। अब उनकी जीतने के लिए जो साम दाम दंड भेद था वो सरकार ने इस्तेमाल कर लिया है, और मुझे लगता है कि बिल्कुल वो जीतेंगे, उन्हें अग्रिम बधाई दी जा सकती है। लेकिन असली मुद्दा वही है लौट फिर करके कि इस देश की राजनीति को जिन ताकतों ने, चाहे वो देसी ताकतें हों चाहे विदेशी ताकतें हों, या देसी हाथ में विदेशी दस्ताने पहन के जो काम इस हिंदुस्तान में हो रहा है, उससे निपटना भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। हर महीना उसके लिए बहुत संकट से गुजरने वाला होगा। और आप अभी देखेंगे, जन्मदिन तो आने दीजिए भाई साहब का 17 तारीख को, वो पिंडदान करने गया जा रहे हैं और जनता उनकी पार्टी का पिंडदान करने की तैयारी बिहार में ही करके बैठी है, गया वहीं पे है। तो ऐसे में बड़ा रोचक होने वाले आने वाले दिन। मुझे लगता है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस जाते हुए साल के ये 4 महीने भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं, और आपको रोज कार्यक्रम करने के लिए रोज नए नए मुद्दे मिलने वाले हैं, और वाहिद साहब और हम लोग उसमें शिरकत करते रहे। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि हम लोगों के पास बहुत सारी चीजें ऐसी आने वाली हैं कि डेली ब्रेकिंग न्यूज सोशल मीडिया भी लगा सकता है। अभी तक तो ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ गोदी मीडिया लगाता था। तो वाहिद साहब इस बात को एग्री करेंगे कि सोशल मीडिया को भी ब्रेकिंग न्यूज लगाने का मौका मिल रहा है, व्यूअर्स मिल रहे हैं।
तो हमें क्या परहेज होगा उससे। प्रफुल्ल साहब, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एक तर्क दिया जाता है, बैलेट पेपर्स इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के विपरीत है, वोटर्स को रैंक किया जाता है प्रेफरेंस के हिसाब से 1 2 3। करंट ईवीएम्स डिजाइन नहीं है प्रेफरेंस बेस्ड काउंटिंग करने के लिए। हो सकती हैं, अगर सोचा जाए तो किया जा सकता है, पर किया नहीं जाता है। और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जनरल इलेक्शंस में जो है उसके उस पे आधार पे चलती हैं। वोटर्स सिंपली एक कैंडिडेट को चुनते हैं और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टोरल लॉ ये उन्होंने दिया है। मैं आपके पास एक छोटे से विषय पे आता हूँ और छोटा ही रिप्लाई आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन जो थे वो आज हो रहे हैं, जिसमें वीडियोस और फोटोज तमाम लीडर्स की मैं भी सर्च कर रहा था। नड्डा साहब, आपके अखिलेश यादव जी, अनुराग ठाकुर जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, प्रियंका गांधी भी लाइन में खड़ी थी, उनकी फोटो भी थी। प्रियंका चतुर्वेदी के साथ शशि थरूर साहब, क्योंकि शशि थरूर साहब के तो क्या कहते हैं 4 चांद लग जाते हैं जब वो महिला एमपीज के साथ अपना फोटो खिंचवाते। राहुल गांधी को कहा गया कि आपकी फोटो एलओपी को एक इंडिपेंडेंट फोटो नहीं दी गई, उनको कहा कि आपकी महिला सांसद के साथ ही खड़े होकर फोटो खिंचवा सकते हैं, जिनके लिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। इस तरीके की तुष्टीकरण, तुच्छी राजनीति भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा सिग्नेचर स्टाइल रहा है। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्या कहना है आपका इस बारे में। असल में ओछापन इनके चरित्र में समाया हुआ है। गैर बराबरी इनका सामाजिक सिद्धांत है और ये किसी को भी अपने बराबर नहीं मानते हैं, ये और ना या तो अपने से बड़ा या अपने से छोटा, अपने बराबर नहीं मानते, उसी का ये नमूना है। और यहीं से मैं इस बात को भी जोड़ना चाहता हूं सर कि आपने ठीक ही कहा कि हमारे यहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो ये होता है, पावर होता है, इसके लिए इलेक्शन को बैलेट से किया जाता है, लेकिन उसमें भी एक खास कलम होती है और जो कलम होती है उसी से मतदान होता है। अगर कोई जो चाहे अपनी अपनी कलम से तो टिक नहीं कर सकता है, तो बेईमानी करनी हो तो वहां भी कर ही सकता है और पता भी न चलेगा, इसलिए कि जो बेईमानों के पास 50 रास्ते होते हैं। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, वे सिर्फ तमिल और हिंदी भाषी और पंजाब को ही बांटकर नहीं देख रहे हैं, वे ब्राह्मण और दलित भारत को भी बांटकर देख रहे हैं। और वे जो है सो उस संदर्भ में जो क्रिश्चियन है और जो मुस्लिम आबादी है उसको भी अलग से अपने खाते में काउंट कर रहे हैं। अचानक कहाँ से ये बात आ गई कि जो डिविडेंड है वो ब्राह्मणों के बारे में जो टिप्पणी आई है वो बहुत गौर करने लायक है। आपको याद होगा कि जब पृथ्वी सम्मेलन में शायद कहीं उरुग्वे या कहीं जब ये थे क्या नाम है इनका, जयराम रमेश जी जब पर्यावरण के मंत्री थे, तो इन्होंने वहां पर कार्बन डेटिंग के संदर्भ में भारत के लिए कहा था कि 135 करोड़ के लोगों के लिए हमको हमारी खपत ये है। तो ठीक से उस कॉन्फ्रेंस का मुझे याद नहीं है, लेकिन इन्होंने डेमोग्राफिक डिविडेंड इन्होंने मांगी थी, चाहिए थी, लेकिन अमेरिका ने कहा कि आपके यहाँ भी ऊर्जा की खपत उतने ही लोग करते हैं जितने अमेरिकन करते हैं, इसलिए आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि वे अलग अलग टुकड़ों से हमें देखते परखते हैं और हमारी पहचान कर रहे हैं। और वाहिद साहब ने जो चित्र दृश्य बताया वह तो निश्चित रूप से बहुत भयानक है, और भारत में होगा तो भारत इतना बड़ा देश है, पता नहीं कैसे संभालेगा। लेकिन देखिए कि चुनाव में अभी भी मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही वो विद्रोह या क्रॉस वोटिंग जो भी कह लीजिए उसका असर इस चुनाव में दिखेगा। इसीलिए मेरी उत्सुकता बनी हुई है और इनके ओछेपन का कोई प्रभाव नहीं है। जी जी, मैं इस समापन करूंगा इस प्रोग्राम का। 3 मिनट का टाइम है मेरे पास। वाहिद साहब, बड़ा सिग्नेचर इलेक्शन है ये, जिस पे हमने पहले बात की, गुजरात मॉडल डेमोक्रेसी, जिसमें रीजनल पार्टीज के एमपीज को आजादी नहीं है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के वोट डालने की। मुझे कुंद्रकी का इलेक्शन याद आ गया, मुझे वो 9 विधानसभाओं का इलेक्शन याद आ गया जिसमें मुसलमानों से उनका आईडी पूछा जा रहा था और उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, वो बूथ तक नहीं जा पा रहे थे। क्या यहाँ भी वही हुआ ऑपरेशन, जब बूथ तक नहीं जा पाए? देखिए जैसे
जी जी जी, मैंने पहले ही कहा कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल का जो फार्मूला है वो पूरे देश पे लागू है। मगर हैरत की बात यह है, देखिए ये इलेक्शन में कांग्रेस का ये मानना था, मैं कह रहा हूँ कि ये एक थ्रेटन थी। इसे हम, मुझे नहीं लगता कि ये कांग्रेस नहीं जानती थी या विपक्ष नहीं जानता था कि ये इलेक्शन नहीं जीता जा सकता, और यहाँ इलेक्शन जीतना भी नहीं चाहेंगे। यानी अगर अविश्वास की पोजीशन में जो है चली जाती है, अल्पमत में सरकार चली जाती है मोदी जी की, तो विपक्ष के गले में ये पट्टा आ जाएगा। आप यकीन मानिए इस वक्त सरकार के ऊपर आखिरी और भयावह दबाव है, और उस दबाव को कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत हमारे देश के खिलाफ जो है वो एक षड्यंत्र चल रहा है, जो समझने की जरूरत है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अगर क्या इस हम एक तरफ अखंड भारत का नक्शा लगाते हैं नई पार्लियामेंट में, और दूसरी तरफ हम अपने ही देश के लोगों को, जिस तरह आप साउथ की बात कर रहे हैं, आज पंजाब में बाढ़ आई है, आप उनके साथ जो है सौतेले जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनका पेमेंट रिलीज करना तो बहुत दूर की बात है। अब सारे आपके दौरे चल रहे हैं, क्या आपके कितने मंत्री पंजाब पहुंचे हैं? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? क्या उनका नुकसान नहीं हो रहा है? उसके अलावा जो साउथ को आप अलग से ट्रीट कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट को आप अलग से ट्रीट करवा रहे हैं, तो जो इस देश के खिलाफ वो षड्यंत्रकारी अब खुल के बोलने लगे हैं, डिसमेंटल इंडिया, क्या आप खुद उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? क्यों आप इस देश के अंदर जो है ये जो आप, ये एक बात समझ लीजिएगा, ये कोई वो फार्मूला नहीं। मैं एक छोटी सी बात आप में कर देता हूँ। याल्टा 2 मेरे एपिसोड मेरे चैनल पे पड़े हैं, जिसमें मैंने बताया था याल्टा में समझौते में 45 में वो ये तय हुआ था कि ये प्रभाव क्षेत्र बढ़ गए थे। मोदी जी के बस की बात नहीं है कि वो एक कैंप से निकल के देश को बी कैंप में डाल दें, मगर कुछ पर्सनल हितों के लिए जब भारत में आरएसएस की बुनियाद हुई, उस पर कोई लेख नहीं लिखा गया। जब यहाँ पर कम्युनिज्म अपने पैर जमा रहा था, उसे काउंटर करने के लिए ब्रिटिश इंडिया ने, ब्रिटिश हुकूमत ने या ब्रिटिश थिंक टैंक ने यहाँ एक हिंदुवाद को भी साथ में शुरू किया था, जो कैपिटलिज्म का समर्थक था। संघ को कैपिटलिज्म से कोई दिक्कत नहीं है, आपके देश की पूरी नीति को कैपिटलिस्टों की तरफ शिफ्ट कर दिया है, 2-3 कैपिटलिस्टों के हाथ में पूरा देश दे दिया है। बंच ऑफ थॉट में गुरुजी ने साफ लिखा है, गोलवलकर साहब ने। तो कुल मिलाकर आप जो सोच रहे हैं कि हमारी बातचीत से ही सब कुछ हो जाएगा, बल्कि बहुत सारे बुद्धिजीवियों का एक ग्रुप इस देश को अवेयर करे कि षड्यंत्र क्या हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इस देश को जरूर फायदा होगा। मैं ये कह रहा हूं कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की ये लड़ाई जो है, इसमें भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, ये पूरे की पूरा गेम कैपिटलिज्म का है, और कैपिटलिज्म को वो यूरोप और अमेरिका के थिंक टैंक के साथ मैच करना चाहते हैं। उसी को जो है स्टालिन के दौर में काउंटर किया गया था कम्युनिज्म के जरिए। इनकी इस बेसिकली धर्म वर्म इनका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, मैं सही बता रहा हूं आपको। इनका मतलब है कैपिटलिज्म का, धर्म का जो उसकी चादर उड़ा दी है पीली कैपिटलिज्म को, और देश को धोखा दिया जा रहा है। और सोशलिज्म जो कि हमें यूएसएसआर या चाइना के साथ एक फुल एम्पावर बना सकता था, हमारी डाइवर्सिटी जो है वो एशियन है, हमें एशिया और यूरेशिया के साथ जाना चाहिए, हम अमेरिका के साथ मैच ही नहीं करते जाना। मगर आपके चंद हितों के जरिए जो आपने 11 साल में गलत पॉलिसी को अपनाया, आपने पूरा का पूरा हमारे देश का जो निजी प्रोडक्शन था उसे बंद कर दिया। आप सिर्फ एक ट्रांसडॉलर रह गए हैं। आप चाइना से, रशिया से कच्चा माल लेके आते हैं, चाहे तेल या गुड से या केमिकल्स, और उन्हें देश में लाके सिर्फ असेंबल या पैकिंग करते हैं और यूरोप को बेचने चले जाते हैं। तो बेसिकली इस देश की असल स्थिति तो यह है कि आप ना चीन के, रूस के बगैर रह सकते, ना आप अमेरिका और यूरोप के बगैर रह सकते। इससे ज्यादा फेल और इससे ज्यादा वर्स्ट कभी किसी देश की विदेश नीति हो ही नहीं सकती, व्यापार नीति हो ही नहीं सकती। 25 साल लगेंगे इस भंवर में से आपको निकलने के लिए। जी, आपने जो बात की उसमें एक बात मैं ऐड कर देता हूं। कैपिटलिज्म हैज थ्राइव्ड बेटर इन कम्युनिस्ट चाइना देन कैपिटलिस्ट अमेरिका। इस बात को हम ध्यान दें इस पर कि कैपिटलिज्म यानी कि मास प्रोडक्शन और प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी चाइना ने बेहतर तरीके से बनाई अमेरिका के मुकाबले। और इसमें एक और बात ऐड कर दूं मैं कि जो अमेरिका ने किया वो बनाया ओलिगार्क्स। भारत भी उसी दिशा में ओलिगार्क्स की स्थापना करके सत्ता पे काबिज होना चाहता है, और यही सारे जो फसाद की जड़ है वो असलियत में यही है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और सभी साथियों की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए सबको धन्यवाद। सलाम, सत श्री अकाल, थैंक यू।